अरे आ गए आप। पिछले दो वीडियो से हम देख रहे हैं कि भगवान क्या है। दूसरे वीडियो में हमने कहा कि हमारा अस्तित्व क्या है इस ब्रह्मांड में। हमें जब ध्यान लगाया और पता चला कि भगवान वो है जिसे जाना नहीं जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर। दूसरे वीडियो में हमने जाना कि मनुष्य की सबसे बड़ी काबिलियत और सबसे बड़ा कार्य ही भगवान ने हमें भेजा है, कल्पना करना, जिज्ञासा रखना, क्योंकि उसी जिज्ञासा से नई नई चीज़ें प्राप्त हो सकती है और नई नई चीज़ों का संशोधन किया जा सकता है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि इन समाज की व्यवस्थाओं में परिवार का और रिश्तेदारों का क्या महत्व है, क्यों ये बंधन ना चाहते हुए भी हम निभाते रहते हैं। तो दो तरह से इसे समझिए, एक होती है आसक्ति और एक होता है छोड़ देना, लेट गो करना। आसक्ति वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को पकड़ने की सामर्थ्य रखता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और वो चाहने के बाद भी दूसरे चीज़ को पाने की कोशिश करना, उसे कहते हैं आसक्ति। की एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भटका होना आसक्ति है। और लेट गो करना यानी चीज़ होती है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ मिल गई, अब मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, नाउ आई वॉन्ट टू बी साइलेंट इन माई लाइफ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये होता है लेट गो करना। आदमी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बाउंड्री जहाँ पे आदमी थक हार के रुक सके। मेरी दिक्कत समाज से यही है कि समाज रुकने की कोशिश नहीं करता। समाज को चाहिए, समाज का कहना है कि अगर मेरे पास एक घर हो तो उसे दूसरा घर चाहिए, उसे तीसरा घर चाहिए। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मुझे उस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके 20 लाख बनाने हैं, उस 20 लाख को 30 लाख, 30 लाख को 40 लाख। मतलब उनकी आकांक्षाएं रुकती नहीं है, और वो ये सारी चीज़ें उनके लिए करते हैं जो आने वाली पीढ़ी में पैदा होते हैं। तो ये है महाआसक्ति, जो कभी भी किसी भी समय और किसी भी वक्त हमें नष्ट करने की क्षमता रखती है। लेकिन आज का टॉपिक ये आसक्ति और नॉन आसक्ति नहीं है। आज का टॉपिक है कि परिवार का क्या महत्व है। देखिए, परिवार तब जन्म लेता है जब आप जन्म लेते हो। जन्म लेते ही समय आपके साथ दो व्यक्ति जुड़ जाते हैं। वो दो व्यक्ति होते हैं आपके माँ और पिता, और उन माँ बाप के साथ आप अर्थात जो नया जीव पैदा हुआ है उसके साथ वो जुड़ जाता है। अब सीन ये है कि उस जन्म के पूरे काल चक्र में आपको इस समाज के साथ तालमेल करना ज़रूरी है। माँ बाप अपने बेटे को 11 साल, 15 साल, 16, 17, 18, 21, कभी कभी 30 इन उम्र तक संभालते हैं। जानवरों में पैदा होने से लेकर 3 साल तक संभाला जा सकता है, या कोई जानवर तो पैदा होते ही माँ बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं उनकी ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन मनुष्य में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि वही आसक्ति होती है ना। इसीलिए मैंने पहले आपको आसक्ति और नॉन आसक्ति का कंसेप्ट समझाया कि जो पाने के बाद भी संतुष्ट ना हो वो आसक्त है, और जो पाकर भी सब कुछ ना पाकर भी संतुष्ट है वो नॉन आसक्ति के पार्ट में आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य को पाकर भी चीज़ें नहीं पानी, मतलब पाकर भी चीज़ें वो खुश नहीं रहता, और वही चीज़ें उसके दुख का कारण बनती हैं। आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता आपका पालन पोषण संस्कार इत्यादि क्रियाकर्म के साथ और संस्कार कांड के साथ आपका विधान करते हैं, आपको पालते हैं। लेकिन उसके पीछे जन्म लेता है एक छोटा सा स्वार्थ कि ये मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जिसे मैंने अपने लोग क्या कहेंगे इस फीचर में माँ बाप के उन स्वार्थों को दिखाया गया है और उन चीज़ों को दिखाया गया है कि वो ट्रैक करेंगे। इसलिए मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन परिवार व्यवस्थाओं में जो पीछे रोल होते हैं, वो रिश्तेदार नॉर्मली आग में घी डालने का काम करते हैं, उनकी बात करेंगे। लेट्स गो, चलो। आओ। तो चीज़ों को इस तरह से समझो कि आपके यहाँ दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक होते हैं मम्मी के साइड के और दूसरे होते हैं पापा के साइड। अब इन चीज़ों को बारीकी से समझा करो
कि जो आपके मम्मी के साइड के रिलेटिव होते हैं ना, उनके साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा जम जाती है। मैंने बहुत का अपने लाइफ में या अपने नोन्स के कि भाई जिन्हें मैं जानता हूँ मेरे बहुत क्लोज़ है, उन सब के लिए अपने मम्मी के साइड के रिलेटिव्स, अपनी मासी, मामा, नाना, नानी, इनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे पापा के साइड के रिलेटिव्स के साथ हमारी थोड़ी सी चल बिचल होती रहती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? पुराने टाइम में, मतलब हमारे पुराने, ज़्यादा पुराने नहीं, हमारे मम्मी पापा की शादी तक औरतों के लिए सामाजिक बंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। जहाँ पति पत्नी को डोमिनेट भी कर सकता था और उसकी फैमिली को भी डोमिनेट कर सकता था। इस वजह से उनकी फैमिलियों को बहुत ज़्यादा पोलाइट होना पड़ता था अंडर द मेल डोमिनेंस, मतलब दूल्हे के साइड के लिए। इसीलिए हमें हमेशा से ही उनके प्रति, उनके झुकाव के प्रति आसक्ति है। वो आसक्ति इसीलिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत पोलाइट है। जिस दिन वो पोलाइट ना होकर रूड हो जाए तो वो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना हो तो उन फैमिली को देखना जिन्होंने जिन बहनों ने अपने भाइयों को प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में खींचा, तो आपको सीधा अनुवाद दिख जाता है कि बाद में हम उन्हीं से भी नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक भाव का फ़र्क है। जब तक कोई हमारे अंडर इन्फ्लुएंस हो, जब तक कोई हमारे लिए पोलाइट हो, जब तक कोई हमारे सामने झुक रहा हो, तब तक हमें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कोई हमारे सामने आवाज़ उठाता है तब वो हमारे लिए बुरा बन जाता है। और दूसरी साइड हमारे पापा के रिश्तेदार, यहाँ सीन हो जाता है कि प्रॉपर्टी, यहाँ बुआ, चाचा, फिर दादा, दादी, ये एक आर्थिक रूप से कनेक्टेड है। ये कुटुंब व्यवस्थाओं की जंजीरों में बंधे हुए ऐसे है जो उसका नाम है पैसा। कहने के लिए प्रेम सबसे महान है, जताने के लिए प्रेम सबसे महान है। वास्तविकता में प्रेम और त्याग, इन दोनों चीज़ों की व्यवस्था कभी भी साथ चल नहीं सकती। सोच के देखो ना कि अगर मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं, मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं, अपने लिए कुछ भीख मांग के खाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी तो नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यश की उस सीढ़ी को चढ़ नहीं रहा जो सबके आंखों में आती है। सीन पता है क्या है? यहाँ से मुझे दुनिया छोटी दिख रही है, लेकिन जैसे ही कोई इससे बड़ी बिल्डिंग बना देगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों को वही स्टेटस है और लोगों को वही स्टेटस चाहिए और वही स्टेटस प्रॉब्लम बन जाता है, और वही प्रॉब्लम बनने के बाद ही झगड़ों की नींव रखी जाती है। लेकिन इन रिश्तेदारों का महत्व क्या? बहुत गहरा अर्थ है। पहले इनका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो वैदिक अनुवाद में या कुटुंब व्यवस्थाओं में रिश्तेदारों का महत्व इतना कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है शास्त्रों में। शास्त्र को पकड़ के चल रहा हूँ मैं इस टाइम पे कि मतलब नहीं दिखाया गया है। और साइकोलॉजिकल देखा जाए तो इनका कुछ फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि शास्त्र तो माँ बाप के प्यार को तक वर्जित मानते हैं और साइकोलॉजी भी, इसलिए उन दोनों चीज़ों को मानना ही पड़ता है। लेकिन इसका फ़ायदा कहाँ मिलता है पता है? इसका फ़ायदा मिलता है राजनीतिक तंत्र में। राजनीतिक तंत्र ऐसा टॉपिक जो बहुत से लोग जानना ही नहीं चाहते। राजनीतिक तंत्र पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं, चले? तो राजनीतिक व्यवस्था जिसको समझने के लिए हम लेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 शादियाँ की, स्टार्टिंग फ्रॉम साईबाई रानी साहेब, सोयरा रानी साहेब, पुता रानी साहेब, सतवार रानी साहेब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 शादियाँ की। लेकिन वो 8 शादियाँ क्यों की पता है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज शारीरिक आसक्त थे? नहीं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को मल्टीपल चॉइस ऑफ वाइफ रखने की आदत थी? नहीं। इसका रीज़न था कि महाराष्ट्र में जो बहुत बड़े फैमिलीज़ थे, मराठा फैमिलीज़, जैसे मोरे, शिंदे, देशपांडे, देशमुख,
फिर माँ ने, का एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन फैमिलीज़ का सीन ये था कि ये आपस में लड़ पड़ते थे। हाँ, बल्कि आपस में लड़ मर भी जाते थे एक दूसरे को मारने के लिए। जैसे कुटुंब व्यवस्थाओं का फ़ायदा हमारे लिए कुछ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप परिवार के लिए फ़ायदा देता है, राजगद्दी के लिए फ़ायदा देता है, बड़ी फैमिलीज़ को फ़ायदा देता है। इसलिए आज भी भारत में शादी केवल 2 व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि पूरा परिवार करता है, क्योंकि वो परिवार का साथ में होना पूरी की पूरी व्यक्तित्व को चेंज करने की क्षमता रखता है। एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए कि मैं अगर कहीं का डॉन हूँ, या मैं एमएलए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमएलए हूँ और मुझे मेरे बेटे के लिए बहू ढूँढनी है, तो मैं ऐसी बहू लाऊंगा, ऐसा परिवार से बहू लाऊंगा जिसका दबदबा मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो या मेरे जितना ही वो पावरफुल हो। इट कैन बी अ बिजनेसमैन, इट कैन बी सेल्फ, क्या कहते हैं उसे नाम नहीं आता रहा, इट कैन बी अ डॉन। मतलब मुझे मेरी सत्ता को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति ही मेरे परिवार में लाना है। राजा कभी भिखारी की लड़की को नहीं लाता। इसलिए देखना आप, ये गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, ये बड़े बड़े घरों में क्यों पैदा होते हैं, गरीबों के घर में क्यों नहीं होते? तो उसका रीज़न भी ये है। महाभारत भी उठा लो, परिवार की अहमियत आध्यात्मिकली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली इतनी ढंग से दिखती नहीं है। उसकी अहमियत समझ में आती है राजतंत्र में। अब जिन लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें मैं चूतिया समझता हूँ, क्योंकि राजनीति एक ऐसा वेपन है जिसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक छोटा सा डिसीजन भी राजनीति का हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट गिरा सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राजनीति से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं? और वही राजनीति आज हमारे यहाँ भी चलती है। हमारे यहाँ मतलब कहने के लिए डेमोक्रेसी है। आप देख लीजिए ना, आप फॉर एग्जांपल आप इसी का लीजिए, इसका शरद पवार, महाराष्ट्र का बहुत 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 ज़्यादा फेमस उदाहरण है। मतलब मैं जब पंजाब में था तब मेरे दोस्त कहते थे कि ठाकरे और पवार फैमिली तो महाराष्ट्र में राज करती है। तो ये उनके दिमाग में फंसी हुई वो कूड़ थी जिसे निकाल नहीं पाया मैं। लेकिन एग्जांपल ले लीजिए ना, बाबा साहेब ठाकरे, उनके अंडर आए, फिर तुम्हारा उनके बेटे, फिर इधर राज ठाकरे और राज ठाकरे का बेटा, और बाबा साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का बेटा, उद्धव ठाकरे का उनका बेटा। मतलब फैमिली ट्री तो यहाँ भी जाड़ी ना, शरद पवार, फिर सुप्रिया सुले, फिर उनके बाद उनकी बेटी। किसी भी फैमिली ट्री में ध्यान से देखना, अखिलेश यादव उसका बेटा, लालू यादव उसका बेटा। फैमिली ट्रीज नहीं छूट रही ना। अब यहाँ पे मुझे नाम नहीं याद आ रहे ढंग से, लेकिन अगर देख रहे जाओ ना, मैं दिखाऊँ ना आपको तो पता चल जाएगा कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या। तो देखा जाए तो इतना समझ लीजिए, परिवार का फ़ायदा हमारे लिए नहीं, समाज के लिए होता है। समाज में अपना स्टेटस बनाने के लिए होता है। तो आज यही था कि परिवार उनके लिए महत्वपूर्ण है, समाज उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें दुनिया पे राज करना है, या जिन्हें अपने एरिया के ऊपर राज करना है, क्योंकि वही परिवार आपको उस एरिया पे ऊपर राज करने की ताकत रखता है, और वही परिवार आपको उस एरिया के ऊपर का भिखारी बनाने की भी ताकत रखता है। जिसे परिवार संभालने आया, उसे दुनिया संभालने आई। क्यों? सही बात है कि नहीं? तो आज का टॉपिक यही एंड करते हैं। मेरा नाम अभय, वेलकम टू द सोल एंड स्टोरी, द ह्यूमन डायरी। मैं यहाँ वह बात रखता हूँ जो मेरे मन में आती है, क्योंकि ये खुली किताब है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।